जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। और क्या हाल चाल है बताइए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई मस्त तरीके से चल रही होगी। और ये भी आशा करते हैं कि हम जो ये पढ़ाते हैं वीडियो लेक्चर जो प्रत्येक दिन आपके यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे आता है वो आपके लिए लाभदायक साबित हो रही होगी। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आधुनिक इतिहास के अगले चरण को पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास अपने अंतिम चरण पे चल रही है, गांधी युग को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद 4-5 क्लास और होगा और आपका इस तरह से आधुनिक इतिहास खत्म हो जाएगा। अगर आप शुरू से आधुनिक इतिहास क्लास को नहीं किए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को आप बारीकी से, गहरी से, एकदम अच्छी से आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए। वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहां पर जो है आप शुरू से क्लास कर सकते हैं। तो आइए, आज की क्लास को हम लोग शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं और प्रत्येक दिन करते भी हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं धीरे धीरे, मतलब सपोर्ट मिल ही रहा है, लेकिन थोड़ा और जोर शोर से सपोर्ट कीजिए, जोर शोर से सपोर्ट कीजिए। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। तो आज की क्लास में साथियों हम लोग आधुनिक इतिहास के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण को पढ़ेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण, हमने इससे पहले 2 क्लास लिया, उसमें क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के बारे में पढ़ा। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण भारत की भूमि पर तो हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ विदेशों की सरजमी पर भी हुआ। तो हम भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण हुए उस क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में भी आपको पढ़ाने का प्रयास किया, और विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां भारतीयों के द्वारा किया गया, लंदन में, पेरिस में, कनाडा में, अमेरिका में, वो सब देशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां भारतीयों के द्वारा जो चलाया गया वो भी हमने आपको पिछले क्लासों में समझाने का और बारीकी से पढ़ाने का प्रयास किया है। प्रथम चरण के जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे वो 1905 बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन के मंद पड़ जाने के कारण क्रांतिकारियों का उदय हुआ था। और वहीं दूसरी चरण की क्रांतिकारी आंदोलन को जो हम पढ़ते हैं वो लगभग 1922 के बाद, क्योंकि 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को चालू किया गया और 1922 में काकोरी कांड के वजह से महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, वापस ले लिए थे। और जिसके बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है, तो देश में एक व्यापक सा रोष छा जाता है और वहां से जाकर के क्रांतिकारियों का उदय होता है। और क्रांतिकारी हर हाल में जो है आजादी चाहते थे, वो मरने के लिए और मारने के लिए, फांसी पर लटकने के लिए और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने के लिए थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाते थे। क्रांतिकारियों को हर हाल में आजादी चाहिए था, उनको हर हाल में स्वराज चाहिए था। और क्रांतिकारी होते कौन थे? 16 साल, 17 साल, 15 साल, 18 साल की युवा। और दूसरे चरण में जो क्रांतिकारियों का उदय हुआ 1924 के आसपास से लेकर के 1934 तक क्रांतिकारियों का समय रहता है। तो आइए हम लोग उस क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग आज की क्लास में पढ़ने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से जब प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे और प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र बन के उभरा था, और प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान भी क्रांतिकारियों के द्वारा गुप्त तरीके से संगठन की स्थापना किया गया था, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी। उसी प्रकार जब द्वितीय चरण में क्रांतिकारियों का उदय होता है तो द्वितीय चरण के क्रांतिकारियों के द्वारा भी कुछ संगठन की स्थापना किया जाता है और उस संगठन के जरिए क्रांतिकारी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। तो सबसे पहले आइए उस संगठन को जानते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक संगठन है आपका दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको शॉर्टकट में आप HRA के नाम से जानते हैं, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो क्रांतिकारी संगठन था, इसकी स्थापना सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना HRA की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। ठीक, सचिंद्र सन्याल। वही 1924 में कब किया गया था? तो 1924 में
सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था, नाथ नहीं था, सचिंद्र सन्याल के द्वारा। ठीक, वहीं अगर दूसरी क्रांतिकारी संगठन की बात करें तो नौजवान सभा एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम था दोस्तों नौजवान सभा। नौजवान सभा, नौजवान सभा, और नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1926 में, 1926 में। उसके बाद एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। चंद्रशेखर आजाद। ठीक, HSRA समझ गए। उसके बाद एक एसोसिएशन है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की बात करें तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। ठीक, और HSRA की स्थापना 1928 में किया गया था। कब किया गया था? HSRA की स्थापना 1928 में किया गया था। तो हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया, एक मिनट, हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि द्वितीय चरण के जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए तो क्रांतिकारियों के द्वारा जो संगठन स्थापित किए गए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया 1926 में। उसके बाद नौजवान भारत की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया, भगत सिंह के द्वारा। उसके बाद आगे चलकर भगत सिंह की मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से होती है, तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों मिलकर के HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में किया गया। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्य सेन के द्वारा किया गया, और सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, मास्टर दा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये 4 क्रांतिकारी संगठन था, और ये चारों क्रांतिकारी संगठन को क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया। और यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि कौन से संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया। इस वजह से हमने आपको इस संगठन के बारे में आपको जानकारी दिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस संगठन के जरिए कौन कौन से घटना को अंजाम दिया गया। आपके लिए याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपने संगठन को जाना, संगठन के संस्थापक को जाना, संगठन कब स्थापना हुआ उसके बारे में जाना। अब इस संगठन के जरिए कौन कौन से घटना को अंजाम दिया गया, कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां को अंजाम दिया गया, उस चीज को आप समझ लेंगे, उस चीज को विस्तार से पढ़ लेंगे। इस तरह से आपका जो क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को, HRA की स्थापना सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था, और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। तो HRA के द्वारा कौन सी क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम दिया गया उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद बारी बारी से इस तीनों संगठन को भी हम लोग समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग HRA को समझते हैं। HRA नामक जो क्रांतिकारी संगठन था, HRA ने कौन सी घटना को अंजाम दिया उसको हम लोग समझते हैं। HRA के सदस्यों ने, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। किसको अंजाम दिया? काकोरी कांड को अंजाम दिया। अब काकोरी कांड को अंजाम कैसे दिया उसको समझिए विस्तार से। जितने भी क्रांतिकारी थे उनकी उम्र 18 साल, 16 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल इतनी महज हुआ करती थी, और ये लोग घटना को अंजाम देते थे। अंग्रेज को मारना है, हत्या करना है, बम पटकना है, गोली मारना है, ये सब घटना को अंजाम देते थे, क्योंकि ये अंग्रेज को देखना नहीं चाहते थे।
इस वजह से क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी गतिविधि चलाने के लिए पैसा की आवश्यकता था। भाई पैसा तो चाहिए संगठन चलाने के लिए, और ये लोग घर से भाग करके क्रांतिकारी संगठन में जुड़े थे, और ये लोग देश को आजाद कराना चाहते थे। किसी का भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा क्रांतिकारी बने, मेरा बेटा बलिदान दे, क्योंकि सबका जान प्यारा होता है। और इन क्रांतिकारियों ने देश को चुना, अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने माँ बाप को त्याग करके, घर परिवार को छोड़ करके इन्होंने देश के लिए अपना जान न्यौछावर किया और देश को आजाद कराने के लिए आजादी की रास्ता को चुना। तो एचआरए के सदस्यों को संगठन चलाने के लिए कौन चीज का जरूरी था? पैसा का जरूरी था। तब तो संगठन चलेगा, तब तो गोली बंदूक खरीदाएगा, तब तो बम बनेगा। तो एचआरए के सदस्यों को पता चला कि अंग्रेजी खजाना ट्रेन से सहारनपुर के रास्ते, ठीक, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। कहां है सहारनपुर? उत्तर प्रदेश। अंग्रेजी खजाना जो है ट्रेन से सहारनपुर के रास्ते लखनऊ जाना है। कहां जाना है दोस्तों? सहारनपुर के रास्ते लखनऊ जाना है। एचआरए के सदस्य को क्या पता चला कि ट्रेन से सरकारी खजाना सहारनपुर के रास्ते लखनऊ जाना है। जब एचआरए के सदस्यों को पता चला तो सारे सदस्यों ने मिलकर के काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर इस घटना को अंजाम दिया और ट्रेन को लूट लिया, और वहां से सरकारी खजाना को लूट लिया गया। और इस घटना जो है, इस घटना का प्लान तैयार किए थे जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल ने प्लान तैयार किया कि सहारनपुर के रास्ते जो ट्रेन लखनऊ जा रही है उसमें सरकारी खजाना ले जाया जा रहा है। अगर उस खजाना को हम लोग लूट लेंगे तो वहां से जो है हमको बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी, और उस धन से हम क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देंगे, घटनाओं को अंजाम देंगे। जब काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर वो ट्रेन पहुंचती है तो काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर उस ट्रेन को क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया जाता है। और इस घटना की अंजाम, काकोरी नामक घटना की अंजाम 19 अगस्त को दिया गया था। कब दिया गया था? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 इस घटना को अंजाम जो है दोस्तों 9 अगस्त 1925 को दिया गया था। और यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट एक प्रश्न बनता है, और यहां से प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि काकोरी नामक घटना को अंजाम कब दिया गया था? तो काकोरी घटना को अंजाम 9 अगस्त 1925 को दिया गया था। ये फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक घटना को अंजाम दिया गया था। जब राम प्रसाद बिस्मिल इस घटना की योजना बनाते हैं, इनके सदस्यों के द्वारा, संगठन के लोगों के द्वारा ट्रेन को लूट लिया जाता है। उसके बाद इन सारे लोगों के ऊपर क्या होता है? कार्रवाई होती है। और जब कार्रवाई होती है तो इसमें से 4 लोगों को फांसी की सजा दिया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, रोशन सिंह हो गया, उसके बाद अशफाक उल्ला खां। ये चारों लोगों की गिरफ्तारी होती है। इन चारों लोगों को पकड़ करके इन पर मुकदमा चलाया जाता है। इन चारों लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता है। इन चारों लोगों को कहां लटका दिया जाता है? फांसी पर लटका दिया जाता है। वहीं राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दिया जाता है। गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दिया जाता है। राजेंद्र लोहरी को गोंडा जेल में फांसी दिया जाता है, और रोशन सिंह को नैनी जेल में फांसी दिया जाता है, नैनी जेल। और अशफाक उल्ला खां की बात करें तो इनको फैजाबाद जेल में फांसी दिया जाता है। कहां? फैजाबाद जेल में फांसी दिया जाता है, फैजाबाद जेल में। और इन सबको पकड़ करके 1927 में फांसी पर लटका दिया जाता है। 1927 ईस्वी में पकड़ के फांसी पर लटका दिया जाता है। जब राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये चारों को फांसी हो जाती है, उसके बाद पता लगाया जाता है कि ये लोग किस संगठन से जुड़े हुए थे। अंग्रेज जिस भी क्रांतिकारी को पकड़ता था ना, उसको डायरेक्ट फांसी पर लटका देता था और पता करता था कि वो किस संगठन से जुड़ा हुआ है। तो पता चला कि ये चारों क्रांतिकारी जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पता लगा कि ये क्रांतिकारी
संगठन HRA के द्वारा चलाया जा रहा है। अब ये पता किया अंग्रेज कि HRA का स्थापना कौन किया है, संस्थापक कौन है, तो सचिंद्र सन्याल है। और सचिंद्र सन्याल को भी अंग्रेज गिरफ्तार करता है और सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई देता है। आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। आजीवन कारावास, आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा होती है। उसके बाद सचिंद्र सन्याल के द्वारा ही बंदी जीवन नामक साहित्य का रचना किया जाता है। तो आप ये भी चीज को याद रखेंगे कि सचिंद्र सन्याल के द्वारा किस साहित्य की रचना की जाती है, तो बंदी जीवन साहित्य की रचना किया जाता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि बंदी जीवन साहित्य के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो बंदी जीवन के रचनाकार सचिंद्र सन्याल है। तो ये जो घटना को हमने समझाया काकोरी कांड को, तो काकोरी कांड की घटना को अंजाम रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में दिया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, चारों को फांसी की सजा होती है। उसके बाद सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा होती है। सचिंद्र सन्याल बंदी जीवन नामक साहित्य की रचना करते हैं और सचिंद्र सन्याल ही HRA के संस्थापक होते हैं और HRA क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1924 में की जाती है। तो हमने काकोरी कांड को समझाने का प्रयास किया और काकोरी कांड को अंजाम 9 अगस्त 1925 में दिया जाता है। कहा जाता है अशफाक उल्ला खां प्रथम मुसलमान क्रांतिकारी हुए। अशफाक उल्ला खां प्रथम मुस्लिम हुए जो देश की आजादी में लड़ाई लड़ते हुए फांसी पर झूल गए। मतलब इस देश को आजाद करने के लिए, आजादी दिलाने के लिए सिर्फ हिंदुओं ने ही लड़ाई नहीं लड़ा था, हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सभी धर्म के लोग, पारसी भी, सभी धर्म के लोग, ईसाई तो खैर अंग्रेज था, अंग्रेज ईसाई ही था, तो सभी धर्म के लोगों ने मिलकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया। भगत सिंह को आप देख लीजिए, भगत सिंह सिख समुदाय से आते थे, वो भी हंसते हंसते फांसी के फंदा पर झूल गए। रोशन सिंह को देख लीजिए, ये भी सिख समुदाय से आते थे। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद हिंदू समुदाय से आते थे। अशफाक उल्ला खां मुसलमान समुदाय से आते थे, मुस्लिम समुदाय से आते थे। तो अशफाक उल्ला खां प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी हुए जो देश की आजादी के लिए फांसी पर झूल गए। मतलब देश की आजादी में शहीद होने वाले प्रथम मुस्लिम कौन हुए, तो अशफाक उल्ला खां हुए। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो हमने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को समझाया। इसके बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था और 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो 9 अगस्त को आप इस तरीके से याद रखेंगे कि इतिहास में 9 अगस्त का जो डेट है, दिन है, उस 9 अगस्त को 2 प्रमुख घटना हुआ है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ और 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो 9 अगस्त के दिन इतिहास में 2 प्रमुख कांड हुआ था, मतलब घटनाएं घटित हुई थी। 2 घटनाएं घटित हुई थी। एक तो क्रांतिकारियों के द्वारा काकोरी कांड को अंजाम दिया गया और एक 9 अगस्त को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। ठीक है, आइए अब इसका अगला संगठन के बारे में देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको हमने समझाया, इसके जरिए काकोरी कांड को समझाया और उम्मीद करते हैं आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। समझ तो सब कोई जाता है, आप भी समझ गए होंगे, लेकिन फैक्ट याद नहीं रहता है। आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि काकोरी कांड के अंतर्गत किन किन क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया था, तो आप नाम याद नहीं रखेंगे तो भूल जाएंगे। तो नाम याद रखना जरूरी है। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, चारों का नाम याद रहना चाहिए। काकोरी कांड घटना को अंजाम किस डेट को दिया गया था, तो 9 अगस्त 1925 आपको याद रहना चाहिए। मतलब कहानी तो समझ में आ ही जाता है, स्टोरी समझ में आ जाता है, लेकिन फैक्ट याद नहीं रह पाता। तो आपको फैक्ट याद रखना आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है एग्जाम पास करने के लिए। कहा जाता है काकोरी षड्यंत्र में क्रांतिकारियों को बचाने का प्रयास गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत, मतलब गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, मतलब एक बहुत बड़े ये नेता हुआ करते थे संयुक्त राज्य में, मतलब उत्तर प्रदेश के ये बहुत बड़े नेता थे। इनके द्वारा काकोरी कांड से जुड़े हुए क्रांतिकारियों को बचाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत उस क्रांतिकारी को नहीं बचा पाए। तो गोविंद बल्लभ पंत को भी आप ध्यान में रखेंगे, अपने नोट्स में इस बात को लिख लेंगे। आइए अब आगे भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। भगत सिंह
नौजवान सभा की स्थापना किए, नौजवान सभा की स्थापना किए 1926 में। और आगे चल करके भगत सिंह के द्वारा ही HSRA, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। भगत सिंह के बारे में देखेंगे तो भगत सिंह को जो है शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है भगत सिंह को। ठीक, भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह की बात करें तो इनका जन्म 1907 में हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और इनका जन्म पंजाब के लोयलपुर जिला, पंजाब के लोयलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। मतलब वर्तमान में जहां पर भगत सिंह का जन्म हुआ था वो पंजाब वर्तमान में कहां है? तो पाकिस्तान में। मतलब वर्तमान की दृष्टि से देखें तो वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लोयलपुर जिले में बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। उस समय पाकिस्तान जो था भारत का ही हिस्सा था, भारत में था पाकिस्तान, वो तो आजादी के समय में बट करके अलग हुआ। तो भगत सिंह का जन्म कहां हुआ था? पंजाब प्रांत में हुआ था, लोयलपुर जिले में बंगा गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक, इनकी अगर पिताजी की बात करें तो पिता का नाम था किशन सिंह, इनके पिता का नाम था किशन सिंह। और वही माता की बात करें तो माता का नाम था दोस्तों विद्याधर कौर। और इनके चाचा की नाम बात करें तो चाचा का नाम था अजीत सिंह। और अजीत सिंह जो थे इनके चाचा, ये भी क्रांतिकारी आंदोलन से, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन से अजीत सिंह भी जुड़े हुए थे। भगत सिंह के बारे में कहा जाता है भगत सिंह कह देना और भगत सिंह के राह पर चल लेना बहुत ही मुश्किल है। अपने आप को भगत सिंह कह देना, बोल देना, और भगत सिंह के राह पर चलना एक चुनौती देने के समान है। और खैर भगत सिंह बन जाना ये तो संभव ही नहीं है। भगत सिंह कोई दूसरा पैदा नहीं ले सकता है, चंद्रशेखर आजाद कोई दूसरा नहीं बन सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई पैदा नहीं ले सकता है, महात्मा गांधी फिर कोई दूसरा पैदा नहीं ले सकता है आज के समय में। तो कुछ महापुरुष कोई ऐसे हुए जो उनके राह पर चलना तो दूर की बात, मतलब राह पर चलना तो मुश्किल ही है, और मतलब उसके जैसा बन जाना ये तो खैर बहुत दूर की बात है। तो भगत सिंह को जब आप विस्तार से पढ़ेंगे, जब आप भगत सिंह के बारे में पढ़ते होंगे, जानते होंगे, तो आपके दिमाग में आता होगा भगत सिंह क्रांतिकारी थे, डायरेक्ट गोली बंदूक से बात किया करते थे। ऐसा नहीं था। भगत सिंह जो है अपने कलम से क्रांति लाना चाहते थे, अपने विचार से क्रांति लाना चाहते थे। भगत सिंह बहुत प्रयास किए कि हम विचार से क्रांति लाएं। भगत सिंह जो है तुरंत क्रांतिकारी आंदोलन में नहीं कूद गए थे, तुरंत ही अंग्रेजों को हत्या कर देना, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना भगत सिंह स्टार्ट नहीं कर दिए थे। भगत सिंह चाहते थे हम कलम के दम पर देश को आजाद कराएं, अपनी विचारधारा से प्रभावित करके अंग्रेजों को यहां से भगाएं। जब ये अपने विचार से प्रभावित नहीं कर पाए तब जाकर के भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। और भगत सिंह के जीवन में सबसे गहरा प्रभाव कोई घटना छोड़ा है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड छोड़ा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड छोड़ा है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय भगत सिंह की उम्र महज 12 वर्ष थी। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसकी जानकारी भगत सिंह को लगी तो भगत सिंह वहां गए, जलियांवाला बाग में गए थे, और वहां की मिट्टी जो खून से सनी हुई थी, उस मिट्टी को भगत सिंह शीशी में बंद करके ले आए थे। और जहां पर पूजा करते थे भगत सिंह, उस पूजा स्थल पर उस मिट्टी को रखते थे और डेली उस मिट्टी से तिलक करते थे। और भगत सिंह उसी दिन प्रण ले लिए थे, जलियांवाला बाग में जाकर के कसम खा लिए थे कि जब तक इस घटना का हम बदला नहीं लेंगे, देश को हम आजाद नहीं करवाएंगे, तब तक मेरी चैन नहीं, तब तक मेरी खैर नहीं। और जलियांवाला हत्याकांड ने भगत सिंह को बहुत प्रभावित किया और उनके जीवन को बदल दिया। और तब जाकर के भगत सिंह नौजवान सभा की स्थापना करते हैं। नौजवान सभा की स्थापना करने के बाद उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से होती है। और जब भगत सिंह की मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से होती है तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों मिलकर के 1928 में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करते हैं। और भगत सिंह अपना आदर्श लाला लाजपत राय को मानते थे। लाला लाजपत राय को भगत सिंह अपना बहुत आदर्श मानते थे। होता क्या है कि 1928 में साइमन कमीशन का आगमन होता है। साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। जब साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है, क्योंकि उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था
और एक भी भारतीय नहीं था, जिस वजह से साइमन कमीशन का विरोध होता है। और साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में होता है, लाहौर में। और लाहौर में जब साइमन कमीशन का विरोध होता है तो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज सॉन्डर्स नामक पुलिस कप्तान ने किया था। सॉन्डर्स नामक अंग्रेज अधिकारी ने लाला लाजपत राय के सर के ऊपर लाठी से वार किया था, जिस वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण सॉन्डर्स था, सॉन्डर्स। भगत सिंह, इस बात की जानकारी भगत सिंह को लगी कि सॉन्डर्स से लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया है, जिस वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई है। और भगत सिंह जो है लाला लाजपत राय को अपना आदर्श मानते ही थे। तो भगत सिंह लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे सॉन्डर्स से। सॉन्डर्स से भगत सिंह लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। और इस बात को भगत सिंह ने HSRA के सदस्यों के सामने इस बात को रखा, जिसकी स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने किया था। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सामने भगत सिंह ने इस बात को रखा कि सॉन्डर्स की हत्या करना है, सॉन्डर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना है। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु तीनों मिल करके सॉन्डर्स की हत्या करने का प्लान बनाते हैं। और प्लान बना करके सॉन्डर्स का रेकी करना चालू करते हैं, मतलब सॉन्डर्स का पीछा करना चालू करते हैं कि सॉन्डर्स कब आता है, कब जाता है, कहां उठता है, कहां बैठता है। और रेकी करना चालू करते हैं। और रेकी करते करते सॉन्डर्स एक दिन रास्ता में पकड़ा जाता है। रास्ता में जब पकड़ा जाता है तो तीनों मिल करके सॉन्डर्स को घेर लेते हैं। और चंद्रशेखर आजाद शरीर से भी हिस्ट पुष्ट थे, ताकतवर थे। चंद्रशेखर आजाद जो है अकेले सॉन्डर्स के बॉडीगार्ड को संभालते हैं। और प्रथम गोली सॉन्डर्स को राजगुरु ने मारा था छाती पे। प्रथम गोली जैसे ही राजगुरु ने सॉन्डर्स को मारा, सॉन्डर्स गिर गया। और जैसे ही सॉन्डर्स गिरा, उसके बाद भगत सिंह ने 6 गोली दागा सॉन्डर्स को, 6 गोली दागा। और वहां पर सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है। जब सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है तो फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला पूरा हो जाता है। जब सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है, उसके बाद अंग्रेजों ने पब्लिक सेफ्टी बिल लाया। पब्लिक सेफ्टी बिल लाया, नाम कितना अच्छा है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए पब्लिक बिल लाया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। और भगत सिंह इस बात को जानते थे कि पब्लिक सेफ्टी बिल वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए नहीं लाया जा रहा है, बल्कि अंग्रेज अपनी सेफ्टी के लिए ला रहा है। और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए अंग्रेज हम क्रांतिकारियों के आवाज को दबाना चाह रहा है। और जब पब्लिक सेफ्टी बिल को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में पेश किया गया, इसका विरोध भगत सिंह ने किया। इसका विरोध भगत सिंह ने किया, भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने किया। और उस समय दिल्ली केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल हुआ करते थे। हमने आपको बताया था कि 1922 में, पिछले क्लास में आप देखिएगा जाकर के वीडियो को विस्तार से बताया है कि 1922 में जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, असहयोग आंदोलन स्थगित हो गए, तो कांग्रेस से फिर 2 विचारधारा के लोगों का मतलब फूट हुआ। फूट होते होते बच गया, लेकिन कांग्रेस से ही एक विचारधारा जो परिवर्तनवादी थे और एक अपरिवर्तनवादी थे। परिवर्तनवादी जो चुनाव जीत करके सिस्टम में घुस करके सिस्टम का विरोध करना चाहते थे, और एक अपरिवर्तनवादी जो जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहते थे। तो कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत करके दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में गया था। और दिल्ली केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल हुआ करते थे। तो जब पब्लिक सेफ्टी बिल को लाया गया तो भगत सिंह ने इसका विरोध किया। भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त, और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंच पर बम पटका। अगर भगत सिंह चाहते तो अंग्रेजों के ऊपर भी बम पटक सकते थे। भगत सिंह का मकसद ये नहीं था कि हम लोगों को हत्या करें, बल्कि भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में घुस करके बम पटक करके ये वो संदेश देना चाहते थे कि ये गूंगी बहरी हो चुकी जो सरकार है, इसको हम जगाना चाहते हैं। गूंगी बहरी हो चुकी सरकार को हम जगाना चाहते हैं और पब्लिक सेफ्टी बिल को हम हर हाल में पास नहीं होने देंगे। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इस घटना को अंजाम दिया और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया गया। और केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने 8 अप्रैल 1929 1929 को केंद्रीय विधानसभा में, दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंच पर बम पटका था। कौन कौन? तो भगत सिंह का नाम याद रखेंगे और बटुकेश्वर दत्त का नाम याद रखेंगे। और ये दोनों मिलकर के ये डेट, ये फैक्ट आपको याद रहना चाहिए कि 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम पटका गया। जब बम पटका गया तो भगत सिंह वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन भगत सिंह वहां से नहीं भागे
और भगत सिंह डट करके अपनी गिरफ्तारी दिए। भगत सिंह चाहते थे, भगत सिंह के मन में यह था कि जब हम गिरफ्तार होंगे तो हमें मीडिया के सामने लाया जाएगा और मीडिया के सामने हम अपनी बातों को रखेंगे कि हम अंग्रेज से चाहते क्या है, हमारी मांग अंग्रेज से है क्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगत सिंह को गिरफ्तार करके लाहौर जेल में बंद कर दिया गया और भगत सिंह के ऊपर मुकदमा चलाया गया। जब भगत सिंह के ऊपर मुकदमा चलाया गया दोस्तों, तो ये दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में जो बम पटके थे, इनमें तो इनको फांसी की सजा नहीं होती है। इस सजा से ये बच जाते हैं भगत सिंह। जब इस सजा से जब भगत सिंह बच जाते हैं तो भगत सिंह के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है। वही लाहौर षड्यंत्र केस जो सॉन्डर्स की हत्या किए थे भगत सिंह, और सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह को के ऊपर केस चलाया जाता है और सॉन्डर्स की हत्या के जुर्म में ही भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है, वो सॉन्डर्स की हत्या के जुर्म में सुनाई जाती है और सॉन्डर्स की हत्या को ही लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से इतिहास में जानते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस, क्योंकि सॉन्डर्स लाहौर का ही पुलिस कप्तान था और लाहौर में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। यही लाहौर षड्यंत्र केस था और इसी जुर्म में जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो भगत सिंह को फांसी होना था 24 मार्च 1931 को। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो महात्मा गांधी ने, लोगों ने यह आवाज उठाया कि महात्मा गांधी भगत सिंह का बचाव करे, महात्मा गांधी भगत सिंह का बचाव करे। और महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच पत्राचार हुआ। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच पत्राचार हुआ, पत्र का आदान प्रदान हुआ और महात्मा गांधी ने पत्र में यह लिखने का काम किया कि भगत सिंह को फांसी न दिया जाए बल्कि आजीवन कारावास दे दिया जाए, आजीवन कारावास दे दिया जाए या उम्र कैद की सजा दे दिया जाए या 10 साल 15 साल की सजा दे दिया जाए। तो इरविन बोलता है, महात्मा गांधी को फिर पत्र लिख करके कहता है कि अगर भगत सिंह अंग्रेजों के नाम एक माफीनामा पत्र लिख देगा, मतलब अंग्रेजों से माफी मांग लेगा, तो हम भगत सिंह को जो है माफ कर देंगे। लेकिन भगत सिंह इतने स्वाभिमानी थे कि अंग्रेजों के सामने वो झुकना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों के सामने झुकना, मर जाना मंजूर था, फांसी पर झूल जाना मंजूर था, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकना भगत सिंह के खून में था ही नहीं। जब भगत सिंह के पिताजी ने दबाव बनाया, लोगों ने दबाव बनाया, तब भगत सिंह ने अंग्रेजों को पत्र लिखा, लेकिन माफीनामा पत्र नहीं लिखा। अंग्रेजों को पत्र लिख करके भगत सिंह ये बोला कि अगर अंग्रेज मानती है कि हम सॉन्डर्स का हत्या हमने किया है, तो जिस तरह से हमने हत्या सॉन्डर्स की हत्या खुले बाजार में किया है, बीच चौराहे पर किया है, उसी तरह से हमारी हत्या भी बीच चौराहे पर किया जाए, हमें भी सजा बीच चौराहे पर दिया जाए। और भगत सिंह इस बात को जानते थे। भले ही महात्मा गांधी पूरे देश में छाए रहे क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, लेकिन पंजाब के क्षेत्र में, लाहौर के क्षेत्र में भगत सिंह का एक अलग ही जलवा था। भगत सिंह का एक अलग ही जलवा था। वहां भगत सिंह को लोग मानते थे और भगत सिंह जानते थे कि अंग्रेज दूर तो गोली मारने की तो दूर की बात है, चौराहे पर हत्या करने सजा देने की तो दूर की बात है, अंग्रेज हमें बाहर अंगुली भी नहीं सटा सकती, ये भगत सिंह जानते थे। इसलिए अंग्रेजों को भगत सिंह ने एक पत्र लिखा कि हमें भी सजा बीच चौराहे पर दिया जाए, जिस तरीके से हमने सॉन्डर्स को गोली मार करके हत्या बीच चौराहे पर किया है। भगत सिंह को फांसी की सजा माफ नहीं होती है और अंततः भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। और भगत सिंह को फांसी होने वाली थी 14 मार्च 1931 को, लेकिन वहां का शासन प्रशासन, इतना प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ गया था। पंजाब के सारे जनता, पंजाब के सारे युवा, लाहौर के सारे युवा चाहते थे कि हम जेल तोड़ करके, जेल का फाटक तोड़ करके हम भगत सिंह को जेल से बाहर निकाल लें। तो बिगड़ती हुई प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने यह फैसला लिया कि भगत सिंह को एक दिन पहले ही फांसी दे दिया जाए। अगर एक दिन पहले भगत सिंह को फांसी नहीं देता तो पंजाब के युवा भगत सिंह को जो है जेल तोड़ करके निकाल ही लेता। एकदम जेल का फाटक तोड़ने का प्लान बन गया था पंजाब में। लेकिन गुप्त तरीके से, चुपचाप तरीके से 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया जाता है और भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया जाता है। अब भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे, जो दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम पटके थे। बटुकेश्वर दत्त भी जेल में बंद थे। तो बटुकेश्वर दत्त, देखिए, साथी हो तो वैसा हो।
आजकल का कोई दोस्त वैसा दोस्ती निभाएगा? बटुकेश्वर दत्त का कहानी पढ़िए, यहां से समझिए। बटुकेश्वर दत्त भी चाहते थे कि हमें भी फांसी मिले और भगत सिंह के साथ मिले, हमें भी फांसी पर लटकाया जाए। और भगत सिंह ने अंग्रेजों से गुहार लगाया कि हमें भी भगत सिंह के साथ फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन अंग्रेज ने बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह के साथ फांसी पर नहीं लटकाया। तो फिर जाकर के बटुकेश्वर ने यह गुहार लगाया, जब मेरी मृत्यु होगी तो हमारा जो मृत शरीर होगा और जहां पर भगत सिंह को दफनाया जाएगा, भगत सिंह के कब्र के बगल में जहां पर भगत सिंह को दफनाया जाएगा, उसी के बगल में हमें भी दफनाया जाए। तो मित्र हो तो वैसा हो जो दोस्त के लिए, दोस्त के साथ मरने के लिए भी जो है अपना जान पर खेल जाता था, जान न्यौछावर कर देता था। ये था बटुकेश्वर दत्त की कहानी और ये थी साथियों भगत सिंह की कहानी। तो यहां से आपको याद करने वाला फैक्ट कौन कौन है? तो दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम कब पटके, तो वो डेट आप याद रखेंगे। 8 अप्रैल 1929 को बम पटका गया और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया। और भगत सिंह को जो फांसी का सजा सुनाया था वो जीसी हिल्टन नामक जज ने सुनाया था, जीसी हिल्टन। तो हिल्टन को भी आप याद रखेंगे, हिल्टन, जीसी हिल्टन नामक जज ने भगत सिंह को फांसी का सजा सुनाया था। और भगत सिंह, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, भगत सिंह शादी नहीं किए थे। जब भगत सिंह को उनके माता पिता ने शादी करने के लिए बोला तो भगत सिंह ने कहा हम गुलाम भारत में शादी नहीं करेंगे और मेरी दुल्हन आजादी होगी। मतलब भगत सिंह आजादी को अपना दुल्हन मानते थे, आजादी को अपना दुल्हन मानते थे। वो स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में शादी करना चाहते थे। उनका यह कहना था कि हम गुलाम भारत में शादी नहीं करने वाले हैं, मेरी आजादी ही दुल्हन होगी। ये था दोस्तों भगत सिंह का विचार। तो भगत सिंह ने तो पहले अपने विचार से, और भगत सिंह कहा करते थे हमें मार सकते हो तुम अंग्रेजों, लेकिन हमारे विचारधारा को नहीं मार सकते हो। और इंकलाब जिंदाबाद जो भी बोलते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा भी भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। तो ये सब कहानी था भगत सिंह के बारे में, जिसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया और आप विस्तार पूर्वक जो है समझ भी गए होंगे। ठीक, आइए अब इससे आगे देखते हैं। भगत सिंह को तो समझ लिए, भगत सिंह से पहले भगत सिंह के बाद चंद्रशेखर आजाद को भी समझ लीजिए थोड़ा सा। चंद्रशेखर आजाद और इनका नाम भी आजाद। ठीक, इनका जन्म 1906 में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह से 1 साल के बड़े थे। भगत सिंह का जन्म 1907 में और इनका जन्म 1906 में मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मध्य प्रदेश में हुआ था जन्म इनका। किनका? चंद्रशेखर आजाद का। अगर इनके पिताजी की बात करें तो सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी। पिताजी की नाम सीताराम तिवारी और माता जी का नाम जगरानी देवी। कहा जाता है जब चंद्रशेखर आजाद को एक बार पुलिस गिरफ्तार किया था, अंग्रेज गिरफ्तार किया था, तो जब इनसे पूछा गया था नाम क्या है तो इन्होंने बताया था आजाद। चाहते क्या हो? तो ये बताए थे आजाद। और चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे क्रांति हुए जो ये काकोरी षड्यंत्र केस में भी थे और लाहौर षड्यंत्र केस में भी थे चंद्रशेखर आजाद। लेकिन ये दोनों केस से बच निकले थे। लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले, मतलब जो सॉन्डर्स की हत्या किए थे वो तो भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद तीनों मिलकर के किए थे। तो चंद्रशेखर आजाद जो थे ये लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे, काकोरी षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे, काकोरी कांड से भी बच निकले थे। और ये इनके नाम में आजाद है और ये अपने आप को जीवन भर आजाद रखे। इनका इच्छा था कि हम अंग्रेजों की गोली से हम मर ही नहीं सकते हैं, अंग्रेजों की गोली से हम मर ही नहीं सकते हैं, और ये जीवन भर जो है आजाद ही रहे। और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर के HSRA की स्थापना की है। ये सब बात को हमने बता ही दिया है। ठीक, और इनकी हत्या, मतलब ये शहीद 27 फरवरी 1931 को ये शहीद हो जाते हैं। ठीक, चंद्रशेखर आजाद कब कहां रहते थे किसी को जानकारी नहीं रहता था, बस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति को जानकारी रहता था। 27 मार्च 1931 के सुबह का दिन रहता है और चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए रहते हैं, अल्फ्रेड पार्क में। और अंग्रेज कितने दिनों से चंद्रशेखर आजाद की तलाशी कर रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जहां मिलेगा वहां पर जो है चंद्रशेखर आजाद को मार देना है।
तो चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे और इनका ही एक साथी था जिसका नाम था वीरभद्र तिवारी। वीरभद्र तिवारी, ये वीरभद्र तिवारी क्या करता है, वीरभद्र तिवारी को पता था कि चंद्रशेखर आजाद कब कहां आते जाते हैं, तो वीरभद्र तिवारी मुखबिरी कर देता है, मतलब दोगलपनी कर देता है अंग्रेज के साथ, मुखबिरी कर देता है और अंग्रेजों को जाकर के बता देता है कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं। अल्फ्रेड पार्क को सुबह चारों तरफ से घेर लिया जाता है, सुबह चारों तरफ से घेर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। जब चंद्रशेखर आजाद को पता चलता है तो आजाद और अंग्रेजों के बीच गोलीबारी होती है और जब चंद्रशेखर आजाद के पास एक गोली बचा तो चंद्रशेखर आजाद जीवन भर आजाद रहना चाहते थे, वो पुलिस की हिरासत में नहीं आना चाहते थे, पुलिस की गोली से नहीं मरना चाहते थे। जब एक गोली बचा तो चंद्रशेखर आजाद एक गोली अपने मस्तिष्क में खुद मार करके जो है चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। वो जीवन भर शहीद रहे, वो अपने जीवन में अंग्रेजों के गिरफ्त में नहीं आए और जब एक गोली बची तो खुद को मार करके वो शहीद हो गए। तो अंग्रेजों ने जो भारत पर राज किया, इतना दिन तक भारत आजाद रहा, इसके पीछे एक ये भी कारण था कि जो देशद्रोही गद्दार हुआ करता था वो कुछ कुछ अंग्रेजों का सपोर्ट करता था। ऐसा नहीं है कि सब क्रांतिकारियों का ही सपोर्ट करता था या सब जो है महात्मा गांधी को ही सपोर्ट करता था। जैसे कि आप जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़ेंगे तो वहां पर जो संगठन हो रहा था उसका मुखबिरी हंसराज नामक व्यक्ति ने किया था। हंसराज भी भारतीय था। यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आजाद के बारे में मुखबिरी करके वीरभद्र तिवारी था, ये मुखबिरी करके जो है चंद्रशेखर आजाद को मरवा दिया। तो अंग्रेजों ने शासन किया, इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि कुछ ऐसे देशद्रोही था, भारतीय देशद्रोही उसको कह सकते हैं, जिसको मातृभूमि से प्रेम था नहीं, ये लोभ लालच में आकर के मुखबिरी कर दिया जाता था, जिस वजह से जो है क्रांतिकारी को अंग्रेज या तो मार देता था या फिर जो है गिरफ्तार कर लेता था। तो ये था दोस्तों आजाद की कहानी, आजाद की कहानी था ये, ठीक। तो आप अभी तक HRA के बारे में पढ़ा, HRA सजेंद्र सन्याल काकोरी कांड के बारे में पढ़ा, उसके बाद नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह की है तो भगत सिंह के बारे में पढ़ लिए। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह और कौन, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया, तो दोनों के बारे में पढ़ लिए। एक और एसोसिएशन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ठीक, हिंदुस्तान नहीं इंडियन रिपब्लिकन आर्मी था, IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इसकी स्थापना दोस्तों बंगाल में हुआ था, बंगाल में। IRA की स्थापना कहां हुआ था, बंगाल में हुआ था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। और इसकी स्थापना सूर्यसेन किया था, सूर्यसेन। सूर्यसेन भी जो है बंगाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी लाना चाहता था। सूर्यसेन मास्टर था, पेशा से शिक्षक था, शिक्षक पढ़ाता था बच्चों को, इसलिए सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे मास्टर दा के नाम से किसको जाना जाता है, सूर्यसेन को जाना जाता है। तो सूर्यसेन को भी मन में हुआ कि हम क्रांतिकारी आंदोलन में कूदें, और सूर्यसेन जो है ये बंगाल में क्रांतिकारी लाना चाहते थे, बंगाल के क्षेत्र में। और एक बंगाल के क्षेत्र में उस समय तो बांग्लादेश हुआ नहीं करता था, भारत में ही हुआ करता था। तो बांग्लादेश में वर्तमान में एक चटगांव शहर है, चटगांव। सूर्यसेन क्या किए, चटगांव में था अंग्रेजों का शास्त्रागार। क्या था, शास्त्रागार था, शास्त्रागार। तो चटगांव स्थित शास्त्रागार को सूर्यसेन ने लूट लिया। सूर्यसेन लूटने का काम किया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी संगठन के जरिए। सूर्यसेन चटगांव में स्थित शास्त्रागार को लूटने का काम किया, और जब सूर्यसेन के द्वारा शास्त्रागार को लूटा गया तो सूर्यसेन को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सूर्यसेन को गिरफ्तार करके 1934 में इसे भी फांसी पर लटका दिया गया। 1934 में गिरफ्तार करके सूर्यसेन को भी फांसी की सजा दे दी गई। तो 1922 में जब असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ, 1924 से क्रांतिकारियों का उदय हुआ, और इस तरह से 1934 आते आते क्रांतिकारी संगठन के अगली पंक्ति में जितने भी क्रांतिकारी थे सबको अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया गया, या किसी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई, या किसी को आजीवन कारावास के तहत जेल में बंद कर दिया गया। भगत सिंह को फांसी हुआ, सुखदेव को फांसी हुआ, राजगुरु को फांसी हुआ, सूर्यसेन को फांसी हुआ, सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुआ, रोशन सिंह को फांसी हुआ, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुआ, अशफाक उल्ला खां को फांसी हुआ। तो 1922 में क्रांतिकारियों का उदय हुआ, और 1934 आते आते क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए सारे व्यक्तियों को अंग्रेजों ने पकड़ करके फांसी पर लटका दिया, या फिर आजीवन कारावास की सजा सुना दिया गया। और 1934 आते आते जो दूसरे चरण के क्रांतिकारी आंदोलन था ये समाप्त हो गया। इस तरीका से आपका दूसरे चरण का क्रांतिकारी आंदोलन क्या हुआ,
समाप्त हुआ। अब इससे आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया है। महात्मा गांधी जेल में है, यहां पर हमने छोड़ा था और उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ाया। 1922 से लेकर के 1930 के बीच जो घटनाएं घटित हुई उसमें एक ये द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसको तो आपने पढ़ा ही, उम्मीद करते हैं समझे ही होंगे। और 1922 से लेकर के 1930 में जो और घटनाएं घटित हुई, जैसे कि साइमन कमीशन का आगमन हुआ, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, उसको और विस्तार से पढ़ना है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आपको मेरा क्लास आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पुनः फिर से जो है वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो साथियों, अगर मेरा क्लास आपको पसंद आया, अच्छा लगे, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, ये तो YouTube चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु GS स्टडीज, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, ताकि ये जानकारी आपके साथियों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।